सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना लियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इंक्वायरी कमीशन और अख्तर मेंगल साहब की जो मुलाकात हुई है मौलाना साहब से, आज की ये डिस्कशन होगी और ये मौज़ूआत होंगे। जी समी साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया लीना। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमेशा की तरह आज भी खुलकर इन पर बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है जिसका जिक्र आपने नहीं किया, वो है जो आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने जो फेक अकाउंट्स हैं उनके हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं, उसमें उन्होंने बिल्कुल बड़ी एक वाज़े जो है ना अपना माइंड सेट उन्होंने दिया है चीफ जस्टिस साहब ने, कि जो फेक अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए जो ट्रांजैक्शन करना बड़ा शदीद जुर्म है। और एक बैंक ऑफिसर की, एक एम्प्लॉई की वो दरख्वास्त थी, मुलज़म मोहम्मद अनवर अयूब, उन्होंने एक अकाउंट्स वो इस तरह से उन्होंने वेरिफिकेशन की थी, अकाउंट खोला था तो उसमें ट्रांजैक्शन हुई थी, तो उस पर उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं। और जो फेक अकाउंट्स हैं वो उसी केस में आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ़्तार हैं, उसी केस में फरियाल तालपुर साहबा हैं। इसी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है फेक अकाउंट्स का, वो सलमान शहबाज और हमज़ा शहबाज उसमें मुलव्वस हैं, पैसे भेजे गए आए गए। तो आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आप चाहते हैं उनकी ज़मानत दे के हम उस बैंक ऑफिसर को वापस भेज दें ताकि वो फिर दोबारा वही काम कर ले। और उन्होंने कहा कि ये एक इंतहाई शदीद जुर्म है। बहुत ही बड़ा ये जो रिमार्क्स हैं, मौजूदा जो केसेस हैं अकाउंट्स, जाली अकाउंट्स केसेस, उनके अगर तनाजुर में हम देखें तो बहुत इनकी अहमियत है। इन तफसीलन इन पर बात करेंगे कि और क्या कुछ कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई करने की भी कोशिश करे तो उनके पास इतनी ताकत है, उनके पास इतने फंड्स हैं, उनके हाथ इतने लंबे हैं कि वो कुछ करने ही नहीं देते। और जो गरीब आदमी है वो बेचारा कहीं पे नहीं जा सकता। हमने इससे पहले प्रोग्राम किए नेस्ले के हवाले से, और नेस्ले से हमने कहा कि आप, ये फोरम हाज़िर है आपके लिए, आप आके कोई भी जो जवाब देना चाहें इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन नेस्ले ने कभी भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा आके यहाँ पर। ये वो कहते हैं कई दफ़ा हमें फ़ोन पे जब बात होती है कि जी आ जाएं, हम आपको अपनी जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं उसका हम विज़िट करवा देते हैं, लेकिन इधर आके उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जवाब नहीं देता। और इसमें एक हम केस रिपोर्ट कर चुके हैं, एक बच्ची लाहौर में 1 माह की, उसने नेस्ले का वो जो लैक्टोजन फार्मूला है वो मुबैना तौर पर उसकी मौत जो हुई उसकी वजह से हुई, और उसकी पोस्टमार्टम भी हुआ बड़ी कोशिशों के बाद। और वो जो बच्ची है उसके जो वालिद हैं उस्मान साहब, उन्होंने इल्ज़ाम भी ये लगाया कि मुझे डराने धमकाने भी कोशिश की गई है, लेकिन नेस्ले ने इन तमाम चीज़ों को झुठलाया। तो एक कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे। मैं चाह रहा था थोड़ा सा मैं आपको वो पहले वो दिखाऊं, नेस्ले का जवाब है वो भी आप बताते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं इस पर। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर जो रिपोर्ट पेश हुई उसमें जो पानी की बोतलें जो इस्तेमाल हो रही हैं नेस्ले कर रहा है, और भी बहुत सारी कंपनीज जो कर रही हैं, वो फूड ग्रेडेड नहीं है, और अगर वो धूप में पड़ा रहे तो कैंसर उससे हो सकता है। और भी बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये लैक्टोजन का भी बताया। तो जो एक कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पर, मैं आपको चाहता हूँ कि आप वो देखें, फिर हम आपको, यानी वो मैं आपको जवाब भी दिखाता हूँ नेस्ले का कि उनमें उन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया, लेकिन अपनी एक कैंपेन चला दी गई। ये बहुत अहम है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये पाकिस्तान के लोगों को अपना माल बेच रही हैं, करोड़ों अरबों रुपए बना रही हैं, लेकिन कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। और गरीब आदमी तो उन तक पहुँच ही नहीं सकता, और किसी जगह पे खबर भी नहीं उनकी चलती, कोई बात भी नहीं होती। लेकिन मैं आपको पहले वो जो सोशल मीडिया पर जो कैंपेन है, पहले आप वो उसकी झलक देखें।
उसको उसकी ज़रा ये देख लें और फिर नेस्ले का जवाब भी मैं आपको दिखाता हूँ और इंशाल्लाह एक भरपूर और इस पर मज़ीद बात करेंगे। देखें ज़रा, ये आपने देखा है नेस्ले की प्रोडक्ट्स के हवाले से, और इसकी जो बुनियाद है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई एक रिपोर्ट है जिसमें ये सब कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया। अब नेस्ले ने भी एक इसके जवाब में इसका जवाब दिया है इस कैंपेन का, और अखलाकी तौर पर हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनका जो इस कैंपेन पे जो जवाब है वो भी आप तक पहुँचे, क्योंकि हम वन साइडेड ख़बर पर यकीन नहीं रखते और ना ही हम कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ज़रा वो जो नेस्ले का जवाब है सोशल मीडिया पर वो देख लें। ये आपने उनका जवाब सुना। अब जो असल जो मसला है जो हमारा नेस्ले से आज भी सवाल है, जिस पर आने वाले दिनों में हम प्रोग्राम भी करेंगे और भी ये हाज़िर है ये स्क्रीन उनके लिए, कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बॉटल्स की बात की गई कि वो फूड ग्रेडेड नहीं है, वो उसका जवाब चाहिए। वो क्या है? ये जो बॉटल्स हैं अगर ये आज भी धूप में पड़ी रहती हैं तो क्या उसमें जो पीने वाला पानी है उससे कैंसर होता है? तो ये बुनियादी तौर पर जो सवाल हैं इनके जवाब नेस्ले ने नहीं दिए। और दूसरा, वो जो बच्ची लैक्टोजन फार्मूले से जिसका इंतकाल हुआ लाहौर में, उस्मान भट्टी साहब की वो बच्ची, उसके हवाले से नेस्ले क्या मौक़िफ़ देना चाहती है? मानती नहीं है नेस्ले, मैं जो उनका मौक़िफ़ है वो मैं साथ साथ दे भी रहा हूँ कि वो मानती नहीं है। नेस्ले जो है वो ये कहती है कि जी वो उन्होंने वो जो दूध था वो लैक्टोजन नहीं था, और वो जो बैच है उसके बाकी बॉटल्स भी बिकी हैं, तो किसी और को क्यों नहीं शिकायत हुई? उनकी कंटेंशन ये है। लेकिन वो जो फोरेंसिक रिपोर्ट है और वो जो बच्ची के वालिद हैं, सहाफ़ती तकाज़ा ये है कि वो आके जो भी उनके सवालात हैं उनका वो जवाब दें। तो मैं आगे चलकर अगले 1-2 दिनों में 3 दिनों में हम इस पर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। अब देखें, ये हम रोज़ाना पानी पीते हैं, बच्चे दूध भी पीते हैं, अमवात हो रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें इन चीज़ों का कोई जिक्र, कोई ताल्लुक़ है? ये जो आज मैंने इशू जिक्र कर रहा हूँ इसका, इन मामलात पर कोई बात हो रही है? अब कौमी असम्बली की स्पीच देखें तो क्या है कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स पेश किए जाएं, ये जो जुडिशल रेफरेंस है इसका ये मतलब है, ये जो रेफरेंस है इसका ये मतलब है। और जो मियां नवाज शरीफ ने जो 5 साल हुकूमत की, 4 साल, उसमें ये पाकिस्तान में शहद और दूध की नहरें बहीं, और जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त सिंध में जो है वो सड़कें बन गई, सोने की सड़कें बन गई, पाकिस्तान पूरा ये हो गया। या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ये कहती है पिछले 10 साल में हमने पता नहीं क्या कर दिया। जो असल जो पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हैं, जो कंज्यूमर्स के मसाइल हैं, क्या उन पर कोई बात हो रही है? ये जो पाकिस्तान के लोगों को प्रोडक्ट्स के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां जहर बेच रही हैं, इसके हवाले से कोई बात हो रही है? ये है पाकिस्तान का अलमिया, ये है पाकिस्तान का इशू। और ये बुनियादी वजह जो मैंने आज आपको ये सब कुछ दोबारा ये दिखाया है, और ये अगले 2-4 दिनों में मैं इस पर पूरा फोकस करूँगा। और मैं अभी भी नेस्ले से मैं कह रहा हूँ कि वो उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आए हमारे साथ यहाँ पर बैठे और इन सवालात का वो जवाब दे। अगर उनके पास जवाब है, उनकी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रही हैं, लोगों को मुतमईन करें, नहीं तो फिर ये एक सवाल लटकता रहेगा और हम टीवी स्क्रीन पर ये उठाते रहेंगे। हमें जाके आपके प्लांट्स नहीं देखने, मैं कोई डॉक्टर या साइंसदान नहीं हूँ, मुझे क्या पता आप क्या बेच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है, हम उस रिपोर्ट की रोशनी में बात कर रहे हैं। वो उस्मान भट्टी साहब की जो बच्ची 1 महीने की अल्लाह को प्यारी हो गई, वो जो जिस दूध के पीने से वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई, वो उसका कौन जिम्मेदार है? और वो क्या दोबारा ऐसा कोई वाकया तो नहीं होगा? ये वो सवाल हैं जो पाकिस्तान के लोगों का राइट है कि उनको वो पता चले। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये जो कुछ कर रही हैं, ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। बच्चियां जो हमारी ये मेकअप का सामान लेती हैं, स्किन उनकी ख़राब हो जाती है, कोई बताने वाला नहीं है कि वो जो उसके अंदर क्या चीज़ है, वो क्या क्वालिटी है उसकी, क्योंकि वो बड़ी कंपनियां हैं, उनका PR कैंपेन्स हैं, उनकी बड़ी इश्तिहारी कैंपेन्स हैं, तो उसमें वो मामला जो है वो बड़ा गंभीर मामला हो जाता है। तो ये मैं अभी भी नेस्ले से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो अपने कोई एक्सपर्ट जो हैं उनको भेजें हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम में वो शरीक हों। और ये सवालात हैं, बड़ा ब्रांड है, बड़ी कंपनी है, उनकी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं। हम ये नहीं चाहते कि उनका कोई खुदा न खास्ता कारोबार ख़राब हो, हम कोई उनका दुश्मन नहीं है, बिल्कुल भी कोई और हमारा मकसद नहीं है, लेकिन उनका एक रैप आके, क्योंकि कंज्यूमर का ये राइट है कि उनको पता चले
और ये जो चीज़ें आई हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये पानी की ख़ास तौर पर जो मामला है उसके हवाले से, तो ये आने वाले दिनों में मैंने 2-4 दिन इसलिए मैंने कहे हैं कि इस बीच में हम कोशिश भी करेंगे नेस्ले से बाकायदा तौर पर कि उनका कोई रह पाए और वो इन चीज़ों का जवाब दे, ताकि कंज्यूमर्स को, जो लोग इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, उनको सही सूरत हाल का इल्म हो। और ज़रा वही पॉलिटिक्स जिसका मैंने ज़िक्र किया, अगरचे उसमें पाकिस्तान के अवाम के लिए तो कुछ नहीं है ख़ास तौर पर, लेकिन हुकूमतें गिराने बनाने का सिलसिला जारी है। आज भी जो मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। आज अख्तर मैंगल साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात की है, और जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में जून के आखिरी हफ्ते में वो अलीना वो कोशिश हो रही है उसकी, और उसमें अख्तर मैंगल साहब ने ये कहा है कि वो अपनी पार्टी की जो क़यादत है उससे वो पूछेंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी से पूछेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की वो दावत पर गए, वहाँ पर उनके घर मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि पॉजिटिव हम इनको जवाब देंगे। दूसरी तरफ हम पीपल्स पार्टी को देखते हैं, दूसरी तरफ हम शहबाज शरीफ साहब को देखते हैं, वो इस हवाले से बड़े एक्टिव हैं। और आज भी बिलावल भुट्टो की फिर दोबारा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की खबरें आ रही हैं, वो उनको तवक्को है। और ये सारा कुछ वो ये कर रहे हैं, ये नंबर गेम बनाने की बात हो रही है कि बजट जो है वो पास ना हो सके। अब अगर बजट पास नहीं होता तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, और अब गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है तो फिर अपोजिशन जो है वो ये समझती है कि वो उस पोजीशन में है कि वो इस नंबर की बुनियाद पर आगे गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, या अगर कोई फिर वज़ीर आज़म नए का इंतखाब ना हो सके तो मुल्क आम इंतखाबात की तरफ भी जा सकता है। तो एक ऐसी सिचुएशन जो है वो असम्बली में पैदा करने की कोशिश हो रही है भरपूर अंदाज में, जिसमें कि ये जो गवर्नमेंट है, ये राना साहब, ये गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए। तो क्या अभी तक जो अख्तर मैंगल साहब ने ये तो नहीं कहा कि वो आएंगे डेफिनेटली या अपोजिशन का साथ देंगे, लेकिन उन्होंने बात सुनी है मौलाना की, और एक ऐसा लग रहा है कि शायद एक गुंजाइश पैदा करने की कोशिश हो रही है। जी समी साहब, देखें, वो अख्तर मैंगल साहब ने मौलाना साहब से मुलाकात के बाद अभी थोड़ी देर पहले उनकी पीटीआई के रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात शुरू हो गई थी। तो ये मुलाकातों का सिलसिला जब तक ये बजट इजलास चलता रहेगा, ये आनियाँ जानियाँ लगी रहेंगी सियासी रहनुमाओं की। जो बात आपने कही कि अपोजिशन जो असल कोशिश कर रही है कि जी हम बजट पास ना होने दें, इसके लिए, और उन्हें पता है कि बजट पास हो जाएगा। आज वज़ीर आज़म ने भी अपने वज़ीरों को कहा है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपना काम करें, बजट पास हो जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है, असल जो एजेंडा है ना समी साहब, ये सब टोपी ड्रामा है, महंगाई और फलां टमका। कोई किसी को महंगाई से दिलचस्पी नहीं है। ये जितने लीडरान हो, आपको इनकी आनियाँ जानियाँ देख रहे हैं, इनका एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि किसी तरीके से ये करप्शन के केसेस से हमारी जान छूट जाए। ये इमरान खान के साथ ये सौदेबाजी करना चाहते थे, लेकिन इनको पता नहीं कि ये ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का सियासतदान है, ये मुख्तलिफ़ किस्म का वज़ीर आज़म है। इन्होंने की सोच ये थी कि हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे हुक्मरान के साथ एनआरओ कर लिया था, तो इमरान खान को भी किसी तरह। देखिए, आप ना थोड़ी एग्जैजरेशन में जा रहे हैं, वेरी हम्बली आई एम सेइंग, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जिस इमरान खान साहब ने जो भी बात की है, उन्होंने कहा है कि हमारे अरकान को जो है वो ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी जानब हम ये देखते हैं कि नईमुल हक साहब जो है वो चौधरी बरादरान से मिल रहे हैं, फिर 5 अरब की जो है वो पेशकश की गई है अख्तर मैंगल साहब को। आप कहते थे मुलाकातें होती रहती हैं, इससे पहले भी सदर से मिलने की कोशिश की गई थी अख्तर मैंगल साहब की जानिब से, लेकिन वो नहीं हो सकी, चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो रही हैं। तो इस वक्त जो आप ये कहें कि हुकूमत जो है वो मुश्किल में नहीं है, मेरे ख्याल में ये गलत वो होगा। हुकूमत इस वक्त मुश्किल में है, वो ये चाहती है कि वो अपोजिशन को बिठाए और अपने लोगों को बिठाए और बजट को पास करे, वरना फिर ये मुलाकातें और ये ब्लैकमेल तो वो हो रहे हैं। मेरी बात सुने, क्या करने के चौधरी बरादरान के पास? देखें, चौधरी बरादरान, मेरी बात सुने ना, ये आप कह रही हैं कि कोई मना है कि वो चौधरी बरादरान से ना मिले, इत्तेहादी पार्टी नहीं, मकसद ये है ना, ये मकसद नहीं होता। ये यानी हर पार्टी ने, हर हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तय करनी होती है। तो फिर ब्लैकमेल है ना, कि फिर आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। ब्लैकमेल कहाँ हो रहे हैं? ब्लैकमेल तो तब है कि वो आसिफ जरदारी को रिहा कर दें, वो हमजा शहबाज को रिहा कर दें, नैब को खत्म कर दें, फिर ये है ब्लैकमेलिंग। ये चाहती है हुकूमत, ऐसे अपोजिशन और हुकूमत ये नहीं कर रही। और मैं आपको एक बात बताऊं लीना, ये जो बात है ना कि जी ये हुकूमत ब्लैकमेल होगी, इमरान खान की अगर आप उस दिन की तकरीर भी सुन लेना, उन्होंने कहा कि भाई हुकूमत का कोई मसला नहीं, मैं जान भी दे दूंगा, लेकिन इनकी ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकूंगा। ठीक है, ठीक है।
देखिए, अच्छा, ये हसनात मलिक साहब ने, समी सभी आप ही तरफ आ रही हूँ मैं, हसनात मलिक साहब हैं ट्रिब्यून से, इन्होंने आज एक स्टोरी की है। इस स्टोरी में उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी ऑपोजिशन की जमातें हैं वो सब मिल गई हैं और वो सेनेट में एक बड़ी तब्दीली लेकर आ सकती हैं। नंबर गेम भी है। नहीं, ये तो उनके पास आपस में वो मिले हुए Opposition, हैं, हाँ। नंबर गेम तो उनके पास है, लेकिन बनाएंगे किसको? वो हटाने की हद तक तो मुत्तफिक हो जाएंगे, बनाएंगे किसको? नहीं बना सकते, इसलिए कि उनके आपस में इतने झगड़े हैं। वो एक पॉइंट पर मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत को हटा दें, आगे किसको बनाना है? उनके पास वो पीपल्स पार्टी कहेगी मेरे बंदे को बनाएं, नून लीग कहेगी मेरे बंदे को बनाएं, कोई छोटे ग्रुप्स वाले होंगे वो कहेंगे मेरे बंदे को बनाएं, क्योंकि ये जो अलायंस है ये किसी असूल की बुनियाद पर नहीं है। ये एक सिर्फ उनका इस वक्त यक नुकाती एजेंडा है अबू बचाओ कि अपने आप को बचाओ, आसिफ जरदारी साहब को बचाओ। जो मैंने इसीलिए जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो फेक अकाउंट्स के हवाले से जो रिमार्क्स हैं वो बहुत अहम हैं। ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिशें मैं राना साहब से मुत्तफिक हूँ कि कामयाब नहीं होंगी। ये जो आपने बात कही ना 5 अरब रुपए अख्तर मेंगल साहब को, वो कोई अख्तर मेंगल साहब को उन्होंने कोई बूटी नहीं दी, कोई ये नहीं कहा कि ये कोई रिश्वत है। डेवलपमेंट फंड्स के लिए बलूचिस्तान में अगर 5 अरब खर्च किए जाते हैं तो वो इलाके के लोगों की तरक्की के लिए हैं। वो अख्तर मेंगल साहब की भी जायज़ डिमांड है, और बलूचिस्तान एक पसमानदा इलाका है, उसमें डेवलपमेंट हो जानी चाहिए। वो माने नहीं है ना, उन्होंने कहा बाकी एजेंडों पे भी काम होगा तो फिर हम मानेंगे ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। तो उसको हम ये एक गलत तासुर जाता है। अख्तर मेंगल साहब एक बड़े यानी वो एक ऐसे सियासतदान है, सीनियर सियासतदान के अलावा बड़े ऑनेस्ट आदमी है। जब हम ये कहते हैं कि 5 अरब की ऑफर की है, तो 5 अरब कोई उनको ये तो ऑफर करने वाले रिश्वत वाले की बात नहीं चल रही है, तरदीद नहीं की, हम तो सवाल उठाएंगे। और नहीं, सवाल वो आप बिल्कुल उठा सकती हैं, आपने उठा दिया है, कोई आपको खुदा ना खासा रोक नहीं रहा सवाल उठाने से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये 5 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड्स के लिए हैं। ये को अख्तर मेंगल साहब ने को अपनी जेब में डालने के लिए नहीं मांग रहे वो 5 अरब रुपए। तो इसलिए वो एक वो चीज़। अच्छा, और पॉलिटिक्स इसी तरह है, जब इस तरह की बजट के मौके पर हर पॉलिटिकल पार्टी जो छोटे ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मराद लेने की कोशिश करते हैं डेवलपमेंट फंड्स में, क्योंकि उसका फ़ायदा उनको होता है आम इंतखाबात में। अगर गलियां बन जाएं, सड़कें बन जाएं, तो ये एक पॉलिटिक्स है। लेकिन इस पॉलिटिक्स में अवामी फ़ायदा है। मैं समझता हूँ कि अगर डेवलपमेंट फंड्स की बात हो और इलाके में तरक्की के लिए ये अपोजिशन की जमातें या दूसरी सियासी जमातें लड़ें, तो ये तो एक खुशाइन बात है कि क्योंकि इससे अवाम का फ़ायदा और अवाम का भला होगा। लेकिन लड़ाई इस बात पे कि उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करो, उसको जेल में एयर कंडीशन लगा दो, उसको इलाज के लिए बाहर जाने दे दो, उसके तो कर रहे हैं ना, सारा एयर कंडीशनर भी मिल रहा है, बोर्ड भी बन रहे हैं, फैसिलिटीज भी दी जा रही हैं, सारी चीजें तो हो रही है ना। लड़ाई तो है ही नहीं किसी बात की, मतलब कभी ऐसा लगता है कानून के मुताबिक जो फैसिलिटी जेल में दी जाती है वही दी जा रही है ना। चलिए ठीक है, वो इससे पहले हमने प्रोग्राम में डिस्कस कर लिया पूरी साहब कानून के मुताबिक। खैर प्रोग्राम में पॉइंट बड़ा वैलिड है, ये पॉइंट बड़ा वैलिड है। वक्त हुआ जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। समी साहब जी, मैं आपने नैब के हवाले से बात हो रही थी और मैंने इससे पहले वो जिक्र भी किया। सुप्रीम कोर्ट में आज जो केस थे इसमें मुलज़म मोहम्मद अनवर नेशनल बैंक में जाली अकाउंट्स खुलवाने के मुतालिक था। अपील थी उनकी एक्चुअली, और सज़ा उनको हुई थी, तो वो अपील थी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दी उन्होंने, क्योंकि दरख्वास्त वापस ले ली जिसमें ये सारे रिमार्क्स आए। अब इत्तेसाब जो है या अगर आप किसी को किसी जुर्म में पकड़ते हैं, फिर उसके साथ अगर आप वही उसको प्रोटोकॉल दें, उसके साथ ज़रूर बाहर से ज़्यादा उसको फैसिलिटीज़ आप दे दें, तो वो इत्तेसाब जो है वो बा मकसद नहीं होता। मैं आपको आज अभी कंपैरिजन हम कर लेते हैं। आज ख़बर आई कल ये कि जो मिस्र में मोहम्मद मुर्सी जो सदर हैं, साबिक सदर मिस्र के, उनका अदालत में ट्रायल के दौरान इंतकाल हुआ। अब मैं बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। मोहम्मद मुर्सी एक पॉपुलर लीडर थे और वहाँ पर जो जिस तरीके से उनके इक़्तिदार गया वो भी एक साजिश का हिस्सा है। लेकिन जब उन्होंने पकड़ा मोहम्मद मुर्सी को, तो जिस अंदाज में उन्होंने उनको रखा और वो अदालत में उनको पेश किया, अगर वो एक तस्वीर या फुटेज अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें, जिससे आपको, मैं ये इसलिए सिर्फ दिखा रहा हूँ इस रेफरेंस में कि आपको अंदाज़ा हो कि अगर कोई मुल्ज़म है तो उसके साथ सलूक कैसे होता है
बैरून मुल्क दूसरे जो ममालिक हैं, चाहे वो साबिक सदर हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो इसी तरह हमने सद्दाम का भी ट्रायल देखा था। वो भी जिस तरह आग कमरा अदालत में उनको लाया जाता था, एक पिंजरे की मानद था वो, जिसमें उनको वो चलाया जाता था, बिठाया जाता था। ये मोहम्मद मुर्सी को भी अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें कि जिसमें अभी खैर वो जो है तैयार नहीं है फुटेज, लेकिन अगर वो तैयार होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब पाकिस्तान में क्या है, ज़रा ये इस्लामाबाद में आप जाएं, मेलोडी में नैब का दफ्तर है, चारों तरफ से सड़कें बंद हैं। वहाँ पर जी आसिफ अली जरदारी साहब कोई पता नहीं कितने वो महान आदमी है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, पूरी सड़कें बंद की हुई हैं, पुलिस की नफरी लगी हुई है। और फिर दूसरा उनकी हमशीरा है, उनके लिए वो जो घर है उनका, उसी को जेल करार दे दिया गया। घर का एड्रेस बदल गया ना आसिफ साहब। अब जनाब आप शहबाज शरीफ साहब ने जाना हो, नवाज शरीफ साहब ने कहीं आना हो, हमजा शहबाज को अदालत में पेश करना हो, तो प्रोटोकॉल देखें, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई शहजादे, कोई प्रिंस जो हैं वो जा रहे हैं। और उनको वो जिस तरह वो हुक्मरान थे, जो प्रोटोकॉल उनको मिलता था, आगे पीछे पुलिस और वो सिक्योरिटी के नाम पर प्रोटोकॉल, तो वो कैसे ये समझेंगे कि उनके साथ कोई सख्त हाथ होने वाला है, या उन्होंने कोई पैसे वापस करने हैं, या उनको कोई सज़ा मिलने वाली है। कमरों के अंदर ये जेल में जाते हैं और कमरों के अंदर एसी लग जाते हैं, कमरों के अंदर मुशक्ति आ जाते हैं, कमरों के अंदर फ्रिज पहले वो पड़े होते हैं। बख्तरबंद जो गाड़ी होती है जिसमें इन्होंने जाना होता है, वो भी एसी वाली होती है, उससे वहीं से आगाज हो जाता है फैसिलिटीज का। एब्सोल्युटली। तो वो बेसिकली ये जो रवैया है हमारे यहाँ के, अगर कोई आदमी, ये पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, इनमें से कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, इनके ऊपर चार्जेस हैं करप्शन के। अब ये देखें मोहम्मद मुर्सी की तस्वीर, ये साबिक सदर हैं, और ये देखें पिंजरे के अंदर जेल की यूनिफॉर्म पहना के इनको खड़ा किया गया। मैं बहुत सारी चीज़ों से मुत्तफक नहीं हूँ जो इनके साथ किया गया, लेकिन मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि जब कोई मुल्जिम है, जब वो उस कानून के तहत वो जेल में होता है, तो सबके साथ एक ही जैसा सलूक किया जाता है। यहाँ पर इनके आगे कोई गाड़ी नहीं है, इनके सूट नहीं पहने हुए इन्होंने वो जो रंगदार लच्छेदार कपड़े और वो टूथब्रश चलने वाले बैटरियों से आपको वो नाक साफ करने वाली जब मशीन, आसिफ अली जरदारी साहब को पिछले दिनों वो पकड़ने आए थे ये नैब के लोग, वो आप अगर वो फुटेज देखें आप परेशान हो जाएंगे। वो ऐसा लगता है किसी के वलीमे पे आए हुए हैं और इन्विटेशन देने आए हैं आसिफ अली जरदारी साहब को और बाकी सबको क्या आए सर वलीमे पर आ जाए। वो ऐसे वो बेचारे इतने डर रहे थे, वो पेपर्स पे साइन नहीं करवा पा रहे थे, और वो पूछते थे जी गाड़ी बाहर आ गई है, जी गाड़ी बाहर आ गई है, गाड़ी बाहर आएगी तो हमें बता दीजिएगा, हम बाहर आ जाएंगे। ये तो एटीट्यूड है लोगों का। तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो नाक साफ करने वाली मशीन, पाँव साफ करने वाली मशीन, फिर उसके बाद डोंगे, चमचे, वो तो ऐसे जैसे कोई बंदा अपने ससुराल जा रहा है। तो ये रवैया अगर आप रखेंगे तो इत्तेसाब मकसद उसका नहीं निकलेगा, पैसे वापस नहीं आपको आएंगे, इन लोगों को सज़ा जजा का कोई डर नहीं होगा। अब बड़े बड़े जो घर हैं, अब फरियाल तालपुर साहबा हैं, उनको पकड़ा गया तो उनके घर को सब जेल करार दे दिया गया। भाई ये आप कैसे, को गरीब आदमी जो है भले उसकी छोटा ही घर हो उसको तो आप सब जेल नहीं करार देते। ये डिस्क्रिमिनेशन अगर ख़त्म नहीं होगी तो पाकिस्तान में इत्तेसाब नाम की इसमें सर पीटीआई का तो कोई वो नहीं है ना। देखिए ये तो नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ये उसकी तरफ से हुआ है ना जो भी हुआ है, क्योंकि पीटीआई तो कह देती है जब भी उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं जी नैब जो कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से भी लोगों को रख रही है, ये आप नैब से पूछें, इस पर हम कोई वो बात नहीं करेंगे। नहीं, जो जेलें हैं वो पंजाब गवर्नमेंट की सूबाई हुकूमत के अंडर हैं, वहाँ पर जो फैसिलिटी प्रोटोकॉल जो दिए जाते हैं, मुझे बताएं कि वो पीटीआई की गवर्नमेंट ही करती है, जो भी वक्त की गवर्नमेंट होती है। कि मैं इस बात से कतई नज़र कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो बड़ा आदमी है उसको उन्होंने भले जिस जुर्म में भी पकड़ा है उसको उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। ये वीआईपी कल्चर है पाकिस्तान का, इसे ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो किसी को भी सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि तासुर ही नहीं है कि सज़ा मिलेगी। वो तो कहते हैं जी अंदर हमने डाल दिया हमें तो हम लीडर बन गए, और फूलों की पत्तियां फेंकते हैं उनके वर्कर्स, उनके ऊपर पूरा ड्रामा क्रिएट करते हैं। टेलीविजन की स्क्रीन्स पर वो फुटेजेस चलाई जाती हैं, 500 या 1000 बंदा है, जूम इन करके उसी को दिखा के नारे दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि ये देखें ये ठाठे मारता हुआ समंदर। और फिर कई दफ़ा तो ऐसा हुआ मुमताज़ कादरी के जनाजे की तस्वीरें लगाते रहे हैं ये नून लीग वाले, और आसिफ साहब भी लगाते रहे हैं, मरीम नवाज साहब भी लगाती रही हैं अपने ट्विटर पर कि जनाब ये देखें अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर। अब उसको कौन, तो ये तो एक इनके, ये तो अब आप देखें ये इस तरीके से मुलजमों को मैंने आपको एक उसकी यमन की दिखाई थी फुटेज, जिसमें वो लेके गए हैं उनके सदर को और करप्शन में जो पकड़े गए उनके साथी सूडान में।
वो मैंने आपको दिखाई थी फुटेज। वो उस तरह अगर आप इनको लेके जाएं ओपन गाड़ियों में जंजीरों से बांध के बिठा के, तो इन्हें पता चले कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं, और फिर वहां पर जिस तरह आम कैदी रहते हैं उनको रखें वहां पर, इनको बेड चाहिए, वहां पर एसी चाहिए और सब कुछ मिलता है इनको। और फिर ये जब इनके मुलाकातें आती हैं तो वो कुछ सुपरडेंट जेल के कमरे में जाते हैं और सुपरडेंट की कुर्सी पर बैठते हैं। तो भाई ये तो कोई एहतसाब नहीं है, ये तो आप उनको ये कह रहे हैं कि यू आर अनटचेबल्स एंड वी कैन नॉट टच यू। ये मसला है पाकिस्तान का, ये प्रॉब्लम है जिसके लिए इनको कोई अब खतरा नहीं है। लेकिन अब जो दूसरा आज जो उन्होंने कल राणा साहब ने कहा था हुसैन असगर साहब को बना दें उसका डेथ कमीशन का, इंक्वायरी कमीशन का चेयरमैन, तो आप देखें अब उनको बना दिया गया और मेंबर्स के वह खुद ऐलान कर देंगे, उसमें सारी एजेंसीज के लोग होंगे। 10 साल गुज़श्ता 10 साल में जो कर्जे लिए हैं यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट्स ने, उनकी वो तहकीकात करेंगे। और इसके लिए जो अच्छी बात है 6 महीने का टाइम दिया गया। देखें इससे ये लगता है कि इतना ज़्यादा जो टाइम दिया है कि, और उसमें इजाफा भी हो सकता है जो मुद्दत दी गई है, वो इख्तियार है उनके पास, चेयरमैन साहब के पास, ताकि उसका एक सही अंदाज में आप उसको एनालाइज कर सकें। किसी भी ऐसी चीज़ को पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। और हुसैन असगर साहब बड़े दयानतदार ऑफिसर हैं, लेकिन उनको चाहिए ये कि जब वो दूसरे मेंबरान का तकर्रुर करें तो अपने ही जैसे लोग और जो वेरियस जो पॉलिटिकल जो स्कूल ऑफ थाट्स के लोग हैं वो उनको एक्सपर्ट्स को लेके आएँ, और वो एक्सपर्ट्स जो इंडिपेंडेंटली अपनी राय दे सकें, जिससे ये तासुर ना हो कि ये कोई सियासत की जा रही है, और जो तहकीकात हों उसके जो नतायज हों फिर वो सब उसको। अच्छा समी साहब, एक तो ये कमीशन बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ राजा बशारत साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में भी एक कमीशन बनाया जाएगा, तो ये अलग अलग तरीके से काम करेंगे, क्या होगा? मसलन कमीशन पे कमीशन बन रहे हैं, तो फेडरल लेवल पे बन रहा है, दूसरा पंजाब के लेवल पे बन रहा है, तो एक कमीशन काफ़ी नहीं है? मेरा ख्याल है कि जो फेडरल लेवल का कमीशन है ये शायद जो वफाकी हुकूमत ने कर्जे लिए हैं, जो वफाक ने कर्जे लिए हैं, उनको वो उसकी तहकीकात करेगा। मुझे पता नहीं है राजा बशारत साहब ने जो बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही है, तो पंजाब, क्योंकि ये जो हुसैन असगर साहब हैं ये तो मेरा ख्याल है जो वफाकी फेडरल गवर्नमेंट्स ने जो कर्जे लिए हैं ना, ये उनकी तहकीकात करेगा। और पंजाब सूबों की हुकूमत ने, देखें जब शहबाज शरीफ साहब थे चीफ मिनिस्टर, तो वो डायरेक्टली बहुत सारे वो मामलात, चाइना कई दफ़ा वो गए और पंजाब ने डायरेक्टली बहुत सारे लोन्स के लिए चाइना के साथ भी एग्रीमेंट किए हैं, और ममालिक टर्की के साथ भी किए हैं। तो अगर पंजाब की गवर्नमेंट एक अलग कमीशन बनाती है इसी तरह का, और वहाँ पर वो देखती है कि पिछले 10 साल में कितने लोन लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब 10 साल वज़ीर आला थे, तो एक तहकीकात होंगी, उसके नतीजे में सामने आ जाएगी बात। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, इसहाक डार साहब ने $32 बिलियन के जो लोन लिए हैं ना, वो मुख्तलिफ कंपनीज़ बना के लोन लिए उन कंपनियों के नाम, और जो सोवरन गारंटी थी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी, लेकिन वो जो लोन्स हैं वो बजट डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है। तो जब ये अपनी बैलेंस शीट पेश करते हैं तो उसमें वो कर्जे के तौर पर नहीं आता बजट में, लेकिन वैसे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लायबिलिटी है। तो इसी तरह अगर पंजाब गवर्नमेंट ने अलहदा को कर्जे लिए हैं, अगर उनकी भी तहकीकात, लेकिन एक ऐसे बेज़ाब्तियों के हवाले से तो हमारे पास ये ऑडिटर जनरल का ऑफिस है ना सर, उसका भी तो एक है। जी राणा साहब बोले। पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रही हैं अलीना, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे कमीशन बनाना चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब के 10 साल के दौर में सूबे को जिस तरह दिवालिया किया गया, वो इसका जायजा लेना चाहते हैं कि माली तौर पर पंजाब को दिवालिया कर दिया शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने। वो इस हवाले से कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं। और ये जो कमीशन वफाकी हुकूमत आज वज़ीर आज़म साहब ने बनाने का ऐलान किया है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने 10 सालों में जो कर्जे लिए, ये 24,000 अरब रुपया है जो भी है, कि ये देखेंगे कि ये कर्जे इस्तेमाल कहाँ हुए। इस कमीशन को ये काम सौंपा जा रहा है कि वो पैसा गया किधर। तो अब जैसे हुसैन असगर साहब की आपने बात की, वो चेयरमैन बन गए हैं, तो हर बंदे को पता है कि हुसैन असगर जो भी फाइंडिंग देंगे, उनकी सरबराही में कमीशन जो भी फाइंडिंग देगा, ना वो किसी दबाव को खातर में लाएंगे, ना ताल्लुक को खातर में लाएंगे। जो मेरिट पे फैसला होगा वो अपनी रिपोर्ट जो है वो दे देंगे। और ये समी साहब, ये कमीशन उस तरह का भी नहीं होगा जो माजी में बनते रहे हैं। इस कमीशन में ISI के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, SCCP भी होगी, FBI भी होगा, सारे लोग होंगे। तो मैं आपको बताऊं, ये कमीशन की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो इस पर अमल दरामद भी होगा डेफिनेटली। और ये अब इसी तरह और एक अच्छा फैसला हुआ, वो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई है, उसमें वज़ीर ख़ारजा भी होंगे, उसमें वज़ीर ख़ज़ाना जो मुशीर ख़ज़ाना है वो भी होंगे,
प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करेंगे, उसमें पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह भी होंगे, तो ये इसमें मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग भी होंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये उसका अच्छा, इस हवाले से हसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है ये जो काउंसिल बनाई गई है क्या ये रिप्लेस करेगी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को? दूसरा उन्होंने कहा है कि बहुत से इदारों को क्या इकोनॉमी के इश्यूज़ में लाया जा रहा है, तो फिर तो बड़ी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी। दिस इज़ व्हाट ही सेड। नहीं, कंट्रोवर्शियल कैसे होंगी चीज़ें, आप मुझे बताएं कि फाटा है उसको सूबा में KPK में आपने दाखिल किया, वहाँ पर जो फ़ौज ने एक्शन किया, उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने करनी थी वो नहीं किया उन्होंने, और वो जो एक एफर्ट है पाकिस्तान की फ़ौज की वो सारी की सारी वो आप देखें किस तरह दुश्मन को मौका मिल रहा है। वो जो मसाइल इसलिए हल नहीं हो पा रहे कि आपने उनको रिहेबिलिटेशन करने के लिए वहाँ पर जो इदारे खड़े करने थे, जो सिविक आपने जो फैसिलिटीज़ देनी थी, अब वो नहीं दे पाए। तो ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ को शामिल इसमें करना बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई एजेंसीज के लोग शामिल नहीं किए, इसलिए कि वो तरजीहात बता सकते हैं। जो बलूचिस्तान के अंदर जो शोरश दुश्मन बर्पा करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर वो इलाका क्लियर करते हैं, तो उस इलाके को रिहेबिलिटेट करने के लिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने फंड्स रखने हैं। माजी में इन्होंने नहीं रखे फंड, जिसकी वजह से फाटा भी चीख रहा है। इकोनॉमिक काउंसिल को रिप्लेस किया गया है। इकोनॉमिक काउंसिल को रिप्लेस करें या ना करें, लेकिन ये जो डेवलपमेंट काउंसिल है, इसमें जो आर्मी चीफ की जो इंक्लूजन है, वो इलाके जो आर्मी के बाद क्लियर करती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसमें फंड्स ही नहीं देती उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए। सो दैट दिस इज समथिंग के विच इज एक डायरेक्ट फीडबैक उनकी तरफ से आ रहा होगा। ठीक है सर, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा फैसला है। चलिए ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से राना साहब वक्त खत्म हो गया है कि विश कि मैं आपका कमेंट ले सकती, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।